तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4। और आइए देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट लेक्चर और हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। इसमें हमको स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअल में स्टेटमेंट्स होते क्या है। उसके अंदर हमको और भी टॉपिक्स पढ़ना है जो मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन जो लेक्चर है वो ऑलरेडी 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उनके जो आप टॉपिक देखना चाहते हैं, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं इन चैप्टर्स के, तो जाइए विजिट करिए, प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए एंड स्टडी मटेरियल्स के लिए सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी किया ही है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया हुआ है अभी तक कर लेना, जिससे कुछ भी उनसे मिस ना हो अभी जो भी आएगा टॉपिक्स, जो भी लाइव क्लास आएगा। तो इस चैप्टर में हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कुछ मेनली टॉपिक्स हैं, जैसे जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या है, इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, लूपिंग क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लूप को जल्दी समाप्त करने वाले जो टॉपिक हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इतने कॉन्सेप्ट, इतने टॉपिक लेक्चर हैं जो इस चैप्टर में आपको कवर करने हैं। चैप्टर है हमारा जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं इस टॉपिक को, जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कि जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट के तरफ, ठीक है। तो आइए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इसमें होता क्या है एक्चुअल में, स्टेटमेंट क्या होता है, जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है और उसके बाद हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इसका क्यों यूज करते हैं मेनली। तो जो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है सी लैंग्वेज में इसका उपयोग होता है। तो इसका जो उपयोग होता है बेसिकली प्रोग्राम का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है उसके लिए होता है। साधारणतः किसी सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट का क्रियान्वयन ऊपर से नीचे जिस क्रम में होता है, स्टेटमेंट प्रोग्राम दिए गए होते हैं उसी क्रम में होता है, परंतु जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा बदल सकते हैं। अब देखो मेनली मैं आपको थोड़ा बहुत टॉपिक को जो है नॉर्मल चीज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली इसका वर्क ये होता है कि जंपिंग एवं ब्रांचिंग नाम से ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके, स्टेटमेंट मतलब जो हमारा प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बहुत सी होती हैं, कंडीशन होता है, उसके बाद वेरिएबल होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। तो जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम इस स्टेटमेंट मतलब जंपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट का अगर यूज़ करते हैं तो हम अपने प्रोग्राम में एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। प्रोग्राम का जैसे हम ऊपर से नीचे प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम चाहे उसका जो दिशा है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, ये सब होता है हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो उसी का हम लोग इसमें विस्तार में पढ़ेंगे। चीज़ें अगर आपको थोड़ी बहुत इसमें टफ लग रही हूँ और ऐसा लग रहा हो कि आपको इन चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो बस आप पहले 2-3 लेक्चर पढ़िएगा इस चैप्टर के, और प्रीवियस अगर आपने टॉपिक मिस किया है तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो देखिए जो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। जंपिंग स्टेटमेंट का उपयोग प्रोग्राम के क्रियान्वयन की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम रन होता है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं जंपिंग। जंपिंग इसका नाम है तो इससे ही आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं। जंप करने का मतलब एक चीज़ों को छोड़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे उसमें अगर एग्जीक्यूट होने वाली प्रोग्राम में बहुत सारे स्टेप हैं तो कुछ स्टेप को हम छोड़ करके दूसरे स्टेप में जा सकते हैं जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो जंपिंग स्टेटमेंट जो होता है हमारा बेसिकली 3 टाइप या 4 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के ही होते हैं। पहला होता है हमारा ब्रेक, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यू, तीसरा होता है हमारा गो टू, ठीक है। सो हमारा जो ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है और गो टू होता है, ये सब हमारे जंपिंग स्टेटमेंट के ही टाइप्स हैं और इन्हीं का हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसका मैं जब आपको एग्जांपल दिखाऊंगा
प्रोग्राम में इसका यूज़ दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ब्रेक का हम यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो यह स्टेटमेंट एक लूप या स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग कहीं भी लूप के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, या फिर अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी लिख देते हैं फंक्शन के अंदर, तो इसका जो काम होता है यही होता है कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और इस प्रोग्राम से जो हमारा स्टेटमेंट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट कंडीशन रन होने लगेगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, कंटिन्यू। तो जो हमारा यह कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है लूप में शेष बचे हुए स्टेटमेंट को क्रियान्वयन छोड़ देता है और प्रथम स्टेटमेंट से क्रियान्वयन पुनः प्रारंभ कर देता है। तो कंटिन्यू अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, तो इसका मेनली यूज़ यही होता है कि जो हमारा बचा हुआ स्टेटमेंट होता है उसको यह छोड़ देता है। उसके बाद जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट होता है वहाँ से रन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है हमारा गो टू। तो इस स्टेटमेंट के द्वारा हम किसी दिए गए लेवल पर पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम में लेवल को क्रिएट करते हैं और उस लेवल पे हम अगर स्विच करना चाहें, जाना चाहें डायरेक्ट उस पर, तो हम गो टू का यूज़ करके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट और उसी के रिलेटेड यहाँ पे हमारा है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट इसको हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, इन सब चीज़ों को अभी हम एक एक चीज़ों को इसमें विस्तार में देखेंगे। दूसरा हमारा जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इसका क्या यूज़ होता है उसको हम देख लेते हैं। तो जो हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है इसका प्रयोग शर्तों के आधार पर प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह 5 प्रकार के ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते हैं। तो जो हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है मेनली इसका यूज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को या फिर प्रोग्राम को रन कराने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अभी आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस आप पढ़ते चलो, देखते चलो, समझते चलो, और दूसरा जब लेक्चर इसका रहेगा उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हम कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है इसका हमारा इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट, चौथा है हमारा स्विच, उसके बाद हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, या फिर इसको कंडीशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। आपने अगर कोई प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें देखा होगा इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, किसी में इफ़ एल्स दोनों यूज़ किया जाता है। ठीक है। किसी में एल्स इफ़ यूज़ किया जाता है, किसी में स्विच का यूज़ किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट हैं। और इनका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? इनका यूज़ हम लोग प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए, कंडीशन के आधार पर रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए करते हैं। तो आइए देख लेते हैं, थोड़ा बहुत एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब इसका डिटेल में पढ़ना रहेगा तब आपको इसका एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा। इस इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, एल्स के बारे में बताऊंगा, सब एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है इसमें दिए गए शर्त की सत्यता को जांचते हैं। यदि जो हमारा शर्त है, मतलब जो कंडीशन है वो सही होता है तो निर्दिष्ट स्टेटमेंट को रन कराता है। मतलब देख लीजिए इसमें इफ़ में क्या रहेगा, आपको एक कंडीशन दिया रहेगा। कंडीशन अगर करेक्ट है तो जो हमारा प्रोग्राम है या फिर फंक्शन है या फिर स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। ठीक है। एल्स में क्या है, यह स्टेटमेंट इफ़ के साथ उपयोग किया जाता है। यदि इफ़ का जो कंडीशन है वो असत्य होता है तो उस वाले जो हमारा बचा हुआ स्टेटमेंट है वो इसको रन करा देता है। मतलब जो हमारा एल्स वाला स्टेटमेंट है ये इफ़ के साथ ही यूज़ होता है। अगर इफ़ वाला जो कंडीशन है वो गलत हो गया तब एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एल्स इफ़ क्या होता है, यह स्टेटमेंट इफ़ के साथ उपयोग किया जाता है और यदि पहली इफ़ की शर्त असत्य है, दूसरी इफ़ की शर्त सत्य होती है तो यह निर्दिष्ट स्टेटमेंट को रन कराता है। ठीक है। एल्स इफ़ में मेनली इसका फंक्शन यह होता है कि अगर हमारा इफ़ का स्टेटमेंट गलत है, दूसरा हमारा सेकंड वाले इफ़ का स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सेकंड वाला इफ़ का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। फिर स्विच जो होता है, यह स्टेटमेंट एक वैल्यू के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यह कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसका उपयोग एकल शर्तों को जांचने और मान का चयन करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का संक्षिप्त रूप में इफ एल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। जंपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी तरीका होता है और इन्हें उपयोग करके हम अपने प्रोग्राम को क्रियान्वयन या फिर विभिन्न रूप में स्थितियों में ला सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा ये कंडीशनल स्टेटमेंट है
या केवल एक कंडीशन को चेक कराने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर जहाँ पे हमको केवल एक कंडीशन मिला होता है और उसको सही गलत बताना होता है और प्रोग्राम को रन कराना होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को। ठीक है, फिर है हमारा सेकेंड, थर्ड, फिर भी बहुत सारे। सो ये था हमारा अबाउट जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, चैप्टर हमारा है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमारा टॉपिक देखा है वो टॉपिक हमने देखा है अपना जंपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देख लेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में, आपको प्रोग्राम के साथ सब चीज़ें समझ में आएंगी और मैं बताऊंगा प्रोग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ। इसीलिए बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं आपकी एक एक डाउट को सॉल्व करने के लिए आपकी कमेंट का जवाब देता हूँ। और सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको लेक्चर मिस नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी अच्छे से स्टार्ट कर दें पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर हमारा चल रहा है फोर्थ, क्लास 10th कंप्यूटर, और आज हम देखने वाले हैं अबाउट हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है और हमको क्या पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा कंप्यूटर में क्लास 10 चल रहा है, चैप्टर का नाम है हमारा जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेनली इसमें हमको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो गया है जिसमें मैंने आपको बताया था जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। इसमें मैंने आपको कुछ टाइप्स बताए थे जिनको हम आगे पढ़ेंगे, वो भी विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे अपने इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ये भी जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए, मेन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको इन पे एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो दो प्रोग्राम ही मैं खुद से बताऊंगा, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इफ स्टेटमेंट की तरफ, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट को बोलते हैं कथन। ठीक है, इफ कथन की तरफ। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का उपयोग किसी भी शर्त की परीक्षा करने के लिए किया जाता है। यदि शर्त जो हमारा है वो सत्य होता है तो आगे की कार्रवाई की जाती है, और यदि शर्त गलत होता है तो कोई अलग कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट जिसमें हम एक एक्सप्रेशन देते हैं या फिर एक कंडीशन देते हैं, कंडीशन पास कराते हैं। ठीक है, इफ के अंदर एक हम कंडीशन देते हैं किसी भी प्रोग्राम में, अगर वह कंडीशन सही होता है, इफ का मतलब ही होता है यदि। ठीक है, यदि वो कंडीशन सही होता है, मतलब यदि वह कंडीशन करेक्ट होगा, तब उस कंडीशन के अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया रहेगा वह क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, मतलब रन होगा। अगर नहीं होगा, कंडीशन गलत होगा, तो वहाँ पे कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इफ स्टेटमेंट का, जहाँ पे केवल इफ स्टेटमेंट रहेगा, केवल इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ स्टेटमेंट ही रहेंगे। वहाँ पे यह रूल फॉलो होगा कि हमारा इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है ना इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन दिया गया रहेगा, जैसे इफ के अंदर एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है कि ए जो हमारा है, ए नाम का कोई वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है? ए इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इफ के अंदर एक कंडीशन दे दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन 2, उसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वहां पे लिख दिया जाएगा कि ए जो हमारा है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमको जो वैल्यू मिलता है वह 2 नहीं होता है, मतलब ए की वैल्यू हमको किसी ने एक इनपुट करा दिया, तब वह क्या होगा? कंडीशन गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने कंडीशन में दिया गया है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहनी चाहिए। ठीक है, आओ एक देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोग्राम का, तब आपको मे भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? हमारा सी का एक प्रोग्राम है, ये हमारा हेडर फाइल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे इंट है। ठीक है, यहाँ पे नंबर टाइप का है, मेन फंक्शन है। प्रिंटफ में यहाँ पे क्या किया गया है? कृपया एक संख्या को दर्ज करें। यहाँ पे आपको एक संख्या इनपुट करानी है, नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद उस नंबर को वहाँ पे लिखेगा। फिर उसके बाद क्या जांच किया जा रहा है? देखो यहाँ पे है ना इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट इफ किया गया
और ये जो ब्रैकेट करली यहाँ पे है ना, इस वाले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दिया गया है नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन दी दिया गया है कि नंबर जो हमारा है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तब यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया गया है कि प्रिंट करना है कि यह नंबर क्या है, एक सकारात्मक संख्या है। यह प्रिंट होकर के हमें मिलेगा कि यह क्या है, एक सकारात्मक संख्या है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट क्लोज हो गया और यहाँ पे रिटर्न हो गया। लेकिन अगर वह नंबर क्या है, वह नंबर हमारा क्या है, 0 से छोटा है, मतलब क्या है, -1 है, -2 है, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, वह कंडीशन गलत हो जाएगा और कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, आओ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसी टाइप की एक प्रोग्राम को। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, अब आपको उस प्रोग्राम को समझा देता हूँ। सी का ही प्रोग्राम है ये, इंक्लूड हमारा क्या है, हेडर फाइल है, इंट मेन है, नंबर डिसाइड किया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, प्रिंटफ इंटर अ नंबर, मतलब ये डिटेल्स हमको क्या होगा, ये प्रिंट होगा। और यहाँ पे स्कैनफ मतलब इनपुट किया जाएगा, इनपुट हम करेंगे, नंबर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या दिया गया है, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट यहाँ पे है ना, इफ, फिर यहाँ पे दे दिया गया है एक कंडीशन, नंबर %2, उसके बाद =0। ठीक है, अगर हम जो नंबर ले रहे हैं वो 2 से क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तब हमको यह प्रिंटफ में क्या मैसेज पास कर रहा है कि यह जो हमारा नंबर है, मतलब प्रिंटफ में जो हमको प्रिंट डी में मिलेगा नंबर, वो इवन नंबर है। ठीक है, यह प्रिंट हो जाएगा और यह प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसको रन करते हैं। ठीक है, चलो रन किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर नंबर, मतलब हमको ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे हमको नंबर इंटर करना है। चलो सबसे पहले हम नंबर दे देते हैं, हमारा 11 देते हैं, उसके बाद इंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आता है या फिर नहीं, उसको हम चेक कर लेते हैं कि इसका हमको आंसर क्या मिलता है। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, अभी ये प्रोग्राम हमारा रन होगा। मे बी समथिंग नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से ये रन नहीं हो रहा है। चलिए, अभी हमारा नेटवर्क क्या है, वो परफेक्ट तरीके से चल रहा है। अभी हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया इंटर नंबर। अब हम यहाँ पे एक नंबर इंटर कर रहे हैं, 88 हमने एंटर किया और यहाँ पे हमको मैसेज क्या आया, इज इवन नंबर। ठीक है, हमारा यह क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर, चलो एक बार इसको क्लियर करके फिर से रन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे मान लो इवन की जगह हमने ऑड नंबर एक दे दिया, ऑड मतलब हमने 11 दे दिया, एक ऑड नंबर इंटर किया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, हमको आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका कोई कंडीशन दिया ही नहीं है। ऑड नंबर के लिए हमको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसा हमने कोई कंडीशन पास ही नहीं किया हुआ है। केवल हमने इफ में दिया हुआ है यह कंडीशन, नंबर %2 =0। ठीक है, मतलब यह क्या होना चाहिए, अगर वो हमको इवन नंबर रहेगा तभी हमको 2 से जो डिवाइड होगा उसका हमको देगा वो। ठीक है, चलो एक और नंबर ट्राई करते हैं, ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो इसका भी हमको मिल गया आउटपुट, 100 इज इवन नंबर। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम। इफ स्टेटमेंट में जितने भी आपको मिलेंगे स्टेटमेंट दिए रहेंगे, जितने भी कंडीशन दिए रहेंगे, एक से भी ज़्यादा दिए रहेंगे, वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपको कंडीशन दिए रहेंगे इफ में, सब एग्जीक्यूट होता है। आओ एक प्रोग्राम उस पर भी। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लाया हुआ है। ठीक है, और प्रोग्राम यहाँ पे किया हुआ है, इंट, यहाँ पे ये हेडर फाइल है, ये सब आपको पता है। इंट में हमने 3 वेरिएबल बनाया है, ए बी सी। अब वो तीनों को हम क्या करा रहे हैं, प्रिंटफ करा करके उन तीनों को हम स्कैनफ से ले रहे हैं इनपुट। फिर यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दिया हुआ है, इफ यदि ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन बी है और ए हमारा ग्रेटर देन सी है, मतलब अगर हमारा ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तब हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंटफ में यहाँ पे प्रिंट होगा कि ए हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में देखो, नेक्स्ट वाले सेक्शन में दिया गया कि बी हमारा अगर ए से बड़ा है और बी हमारा सी से बड़ा है, तब हमको प्रिंट में मिलेगा कि बी लार्जेस्ट है। फिर अगर सी हमारा जो है वो ए से बड़ा है और सी हमारा बी से बड़ा है, तब भी हमको क्या मिलेगा कि सी लार्जेस्ट है।
ठीक है। यहाँ पे इतने यहाँ पे क्या दिए गए, कंडीशन दिए गए हैं। अब आइए इसको रन कराते हैं। और मैसेज आया सबसे पहले, प्रिंटफ में मैसेज हमने जो पास किया वही आया, इंटर 3 नंबर। अब हमको इंटर 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर कौन सा दे दूं, 22, 78 और 45। 3 नंबर हमने दे दिया। अब हमने जैसे ही इंटर किया वैसे ही ये कंडीशन सब चेक करेगा, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन, तीनों कंडीशन को चेक किया और 78 इज लार्जेस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। 78 हमारा क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। तो ये हमको रिजल्ट मिल गया है। ठीक है। अगर इन सब प्रोग्राम को अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मैं आप सभी के लिए इसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, या फिर आप पर्सनल इस नंबर पे मैसेज करके भी आप हमसे ले सकते हो इन प्रोग्राम को। ठीक है। केवल इस नंबर पे जाइए, मैसेज कर दीजिए, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रोग्राम मैंने आपको बताया है इफ स्टेटमेंट पे। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ये बहुत ही इजी है, इसी से मिलता जुलता है। तो इफ के स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफ एल्स स्टेटमेंट, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना आप कि इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन दिया रहेगा हमको, अगर वह कंडीशन करेक्ट रहेगा तो उसके नीचे जो हमको कोड दिया जाएगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम हमारा रन करेगा। अगर वह कंडीशन गलत है तो इसके अंदर जो आपको कोड दिया रहेगा वो क्या रहेगा, रन नहीं होगा। ठीक है। जितने भी रहेंगे इफ स्टेटमेंट, जितने भी इफ में कंडीशन रहेंगे, जितने इफ स्टेटमेंट दिए जाएंगे सब रन करेगा। ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको ये दिखा दिया है, बता भी दिया। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, आप फीडबैक दीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ गई तो भी बताइए, नहीं आई है कोई डाउट है वो भी बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अच्छी तरीके से। तब तक के लिए सभी को जय। सो हमारे कंप्यूटर में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक नंबर हमारा चल रहा है थर्ड, लेक्चर नंबर 3। और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, कि बेसिकली इफ इस और इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, और इस पे रिलेटेड मतलब इससे संबंधित कुछ आपको प्रोग्राम ही मैं दिखाऊंगा। इसके कॉन्सेप्ट को आप समझना बहुत ही इजी है। अगर आपने इफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट भी उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो अगर आपने इफ वाले स्टेटमेंट का वीडियो या फिर लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, उसमें एक एक टॉपिक का जो वीडियो है, लाइव क्लास है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिससे उनकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए और कोई भी इशू ना हो। तो जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो सी में अन्य कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रतिस्थापन चयन कथन होता है, जिसका उपयोग दो विभिन्न विकल्पों के बीच चयन करने के लिए किया जाता है। यदि दिए गए शर्त सत्य होते हैं तो इफ भाग की कार्यवाही होती है, और यदि दिए गए शर्त गलत होते हैं तो एल्स भाग की कार्यवाही होती है। ठीक है। ये तो आपका हो गया बुक का लैंग्वेज। अब समझते हैं हम अपने इजी और नॉर्मल कॉन्सेप्ट में। ठीक है। तो जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन रहेगा अगर ट्रू होगा, इसके अंदर जो हमारा इफ में बताया था मैंने कि इफ स्टेटमेंट में जो इफ के अंदर जो कंडीशन होता है, अगर वह ट्रू होता है, ट्रू होने के दशा में ही आपका जो प्रोग्राम होता है ब्लॉक के अंदर, इस वाले ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट होता है। नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे आउटपुट। अगर ये कंडीशन क्या है, गलत है, तो हमें आउटपुट कुछ मिलता था, नहीं मिलता था। ठीक है। अगर वो कंडीशन सही रहती थी तो हमको आउटपुट मिलता था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अब यहाँ पे इसके साथ एक और चीज़ें अटैच कर दी गई, वो बना दिया गया है इफ एल्स। ठीक है। इसके साथ एल्स को भी जुड़ दिया गया। ठीक है। ठीक है। एल्स में दे दिया गया आपको एक कंडीशन नहीं रहेगा, एल्स में कंडीशन नहीं रहेगा, एल्स में रहेगा आपका प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट होना फिक्स है। मतलब अगर इफ वाले स्टेटमेंट में जो कंडीशन दिया गया है वो सही है, तब तो इफ वाले ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यह कंडीशन गलत है, इफ वाले कंडीशन स्टेटमेंट का कंडीशन गलत है,
तो एल्स वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, प्रोग्राम दिया गया है, कोड दिया गया है, वो खुद से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको आउटपुट मिलेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये समझो कि इफ स्टेटमेंट में अगर जो कंडीशन दिया गया है वह सही है तो इफ वाले कोड का हमको आउटपुट मिलेगा। अगर वह कंडीशन गलत है तो एल्स के अंदर जो कोड दिया गया है उसका हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। एक आपको दे दिया गया है यहाँ पे प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या दिया गया है उसको आप समझना, प्रोग्राम में आपको क्या चीज़ें दी गई हैं वो आपको समझना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ, मैं इरेज कर लेता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम आपको दिया गया है, इंट में आपकी एज इनपुट करा रहा है, प्रिंटफ दिया गया है, प्रिंटफ में आपको ये मैसेज आएगा कृपया अपनी आयु दर्ज करें। यहाँ पे आपको अपना एज बताना रहेगा, स्कैनर से वो इनपुट ले लेगा एज। फिर देखो यहाँ पे एक इफ में कंडीशन दिया गया है कि जो आयु है, मतलब आयु वेरिएबल है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, मतलब आयु में, आयु नामक वेरिएबल में जो आपने इनपुट कराया है वह नंबर 18 से बड़ा होना चाहिए या फिर 18 से इक्वल होना चाहिए, तब वहाँ पे हमको मैसेज क्या मिलेगा, आप वोट डाल सकते हैं। एल्स में, अगर एल्स में दे दिया गया है कि एक मैसेज आप वोट डालने का आपको अधिकार नहीं है। ठीक है, और यह देखो इफ वाला कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमने जो आयु में, मतलब यहाँ पे हम जो नंबर पास करेंगे, अगर हमने इसमें नंबर दे दिया 19, तब हमारा कोड कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला कंडीशन सही हो जाएगा और ये वाला मैसेज हमको प्रिंट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे दे दिया 17, तब हमारा इफ वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है साफ साफ जो हमारा आयु है, आयु मतलब ये हम जो इनपुट करा रहे हैं वो 18 से बराबर, मतलब 18 के बराबर या फिर 18 के ज़्यादा होना चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हमने 17 दे दिया, 17 दे दिया, तब ये क्या होगा, कंडीशन गलत हो जाएगा और जो हमारा एल्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे मैसेज में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, तब आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वही एग्जाम्पल लेता हूँ, पिछला वाला एग्जाम्पल जो हमने इफ वाले स्टेटमेंट के प्रोग्राम में एक एग्जाम्पल आपको दिखाया था। और वो एग्जाम्पल क्या था हमारा, वो था हमारा इवन नंबर का, कि अगर हमने जो नंबर इनपुट कराया है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है और इक्वल टू 0 हो रहा है, इक्वल टू मतलब 0 के बराबर है, तब हम प्रिंट में हमको क्या मिलता था, ये नंबर इवन है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ पे कोई ऑड नंबर इनपुट कराते थे तब हमको कुछ मिलता नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक और पार्ट जोड़ दिया है उसका, एल्स का। एल्स में हमने क्या दे दिया है, मैसेज प्रिंट करा दिया है कि ये नंबर ऑड नंबर है। ठीक है, तो आइए इसको रन कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रन कराया, प्रिंटफ में हमने जो मैसेज दिया है इंटर नंबर, वो यहाँ पे हमको मिल गया। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं 11 और करेंगे एंटर। अभी हमको क्या आ गया, 11 इज ऑड नंबर। क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि ये वाला हमारा स्टेटमेंट देखो, इफ वाले में क्या कंडीशन दिया गया है, नंबर परसेंटेज 2। ठीक है, एक डबल इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये 11 जो है हमारा वो 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए ये कंडीशन क्या है, गलत है। और अगर यह कंडीशन गलत हो गया तो इफ वाले पार्ट में जो दिया गया है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पार्ट में जो दिया रहेगा वो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो एल्स वाले पार्ट में क्या दिया गया है, इज ऑड नंबर, ये मैसेज दिया गया है और हमारा जो नंबर है वो प्रिंट हो रहा है 11। ठीक है, तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम। चलिए एक देख लेते हैं इवन के लिए। इवन के लिए हमने दे दिया 45, 45 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आ गया, ये कंडीशन करेक्ट हो गया। और ये कंडीशन हमारा जब करेक्ट हो गया तो यही वाला हमको आउटपुट मिल जाएगा। इफ वाले स्टेटमेंट में जो दिया गया है प्रोग्राम, वही इनपुट मिले, आउटपुट मिलेगा हमको।
अगर यहाँ पे कंडीशन जब गलत होता है तब हमको क्या मिलता है, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 7, 7 सबको पता है ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला कंडीशन हो गया गलत इफ का। और एल्स वाले का कंडीशन, एल्स वाले में जो आपको दिया रहता है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, एल्स वाले में कोई आपको कंडीशन नहीं दिया जाता है। इफ वाला अगर कंडीशन सही है तब इफ वाले स्टेटमेंट का पार्ट जो है वो आउटपुट में मिलता है। अगर इफ वाला कंडीशन गलत हुआ तो एल्स वाले में जो हमने दिया है वो ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है। ठीक है, ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इफ और एल्स स्टेटमेंट का। और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। और ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं। जब आप प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम बनाओगे, तब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे से तैयारी करिए। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। 101% आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 4th, और कंप्यूटर में हमारा लेक्चर नंबर ये है 4th, चैप्टर नंबर 4th का। जो कि हमारा लेक्चर में जो टॉपिक रहने वाला है आज का, वो रहने वाला है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, पिछले लाइव क्लास में हमने देखा हुआ था अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, उससे पहले हमने देखा हुआ था इफ स्टेटमेंट के बारे में। और जो आज का क्लास रहने वाला है उसमें हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में, कि एक्चुअल में नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। और बेसिकली ये टॉपिक जो है, जो आपकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में प्रोग्रामिंग जो भी आप करोगे, कोडिंग करोगे, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये यूज़ होने वाले हैं। तो इसीलिए इनके आप कॉन्सेप्ट्स को समझना, जो आपको यूज़ करना रहेगा तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तो यूज़ कर लोगे। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, यह सी लैंग्वेज में और अन्य कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ एल्स ब्लॉक के अंदर, मतलब अगर एक इफ एल्स ब्लॉक है उसके अंदर हम एक और इफ एल्स का ब्लॉक रख देते हैं, तो जो स्टेटमेंट बनता है या फिर जो प्रोग्राम बनता है उसका मतलब यह होता है कि आप एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक बना सकते हैं, जिससे आप विभिन्न स्तरों पर शर्त का जांच कर सकते हैं और कंडीशन को चेक कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स यही होता है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट बना देना। ठीक है, जिससे वो जो पूरा स्टेटमेंट होगा उसको ही हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। जैसे देखो एक प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है, अब देखो इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट एक यहाँ पे है, पहला जो है इफ स्टेटमेंट यहाँ है और इसका एल्स यहाँ पे है। ठीक है, इसी के अंदर देखो इफ वाले कोड के अंदर, इफ वाले ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन दे दिया गया, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब उसी के अंदर एक और कंडीशन दे दिया गया इफ के अंदर दे दिया गया अगर जेंडर जो है वो एफ है तब प्रिंट करो महिला वोट दे सकती है, एल्स में डाल दो पुरुष वोट नहीं दे सकता है। फिर देखो इफ एल्स एक और आ गया यहाँ पे, तो इसके अंदर टोटल कितने हो गए इफ एल्स, पहला ये और दूसरा ये। तो अगर किसी स्टेटमेंट में एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स आ जाता है, तब वह जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। ठीक है, और इस प्रोग्राम को आप रन करना, नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना अबाउट नेस्टेड इफ एल्स एग्जाम्पल प्रोग्राम इन सी, तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें और उनको रन करके आप चेक कर लेना। नहीं तो आप तो ग्रुप में रहिए, ग्रुप में आपको मैं प्रोग्राम सेंड कर दूंगा, जिसको आप रन करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यह मेनली इसका कॉन्सेप्ट यही था, नेस्टेड इफ एल्स जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें जो हमारा इफ एल्स ब्लॉक होता है उसी के अंदर एक और इफ एल्स ब्लॉक हम लोग बना देते हैं, तब वह जो स्टेटमेंट होता है वह बन जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे देखो पहला हमारा इफ एल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ। अब देखो इसी के अंदर हमने एक और इफ दे दिया, ठीक है, एक और कंडीशन लगा दिया इफ एल्स का, तो ये जो हमारा बन गया पूरा का पूरा
प्रोग्राम वो हमारा किसके अंदर बन गया, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी नेस्टेड इफ एल्स के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जाइए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए आपका कमेंट। मैं आपको एक एक टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप इसका एग्जाम्पल भी कर सको, इन पे प्रोग्राम भी बना सको और आपका जो डाउट है वो साथ में क्लियर होता रहे। तो बस इतना ही था इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग लूप्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन सब टॉपिक्स को आप मिस मत करिएगा और प्लेलिस्ट को चेक करिएगा जिसमें आपको पिछले जो भी लेक्चर हैं चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर 4 तक की एक एक टॉपिक आपको बताए गए हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आप बिल्कुल शेयर करिए जिससे उनका भी हेल्प हो। और चैनल को ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया ही है, नहीं किया है तो कर लेना जिससे आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, लाइव क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। सो हमारा क्लास 10th कंप्यूटर में चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 4 जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, ये है हमारा चैप्टर 4 का नाम। और इसमें हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम टॉपिक देखने वाले थे गो टू स्टेटमेंट के बारे में कि एक्चुअल में गो टू स्टेटमेंट होता क्या है, इनका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं इन प्रोग्राम में, प्रोग्राम बनाते समय कैसे इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली गो टू स्टेटमेंट जो होता है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इसका ज़्यादा हम यूज़ करते भी नहीं है अपने प्रोग्राम में, बट ये टॉपिक है तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है तो आप इसको डिफाइन कर सको, इसके बारे में बता सको और आपको इसके बारे में नॉलेज रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट गो टू स्टेटमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने और भी लेक्चर्स देखा हुआ था जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं अबाउट गो टू स्टेटमेंट के बारे में कि एक्चुअल में हमारा गो टू स्टेटमेंट होता क्या है। तो गो टू स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं कथन। तो गो टू स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट ये वर्ड आया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हम प्रोग्राम को जिसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल करने का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो किसी दिए गए लेवल पर प्रोग्राम को ले जाता है या एक प्रोग्राम को किसी विशेष स्थानों पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रोग्राम को अधिक पढ़ने और समझने में कठिनाई का स्रोत हो सकता है और प्रोग्राम को बग करने के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये टॉपिक है तो आपको बता दिया जा रहा है। बेसिकली देखो, गो टू स्टेटमेंट्स में हम लेवल बनाते हैं और प्रोग्राम में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब स्विच करना चाहते हैं तब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और लेवल बनाएंगे। और हम जब स्विच करना चाहते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना चाहेंगे, तब हम उस लेवल पे जा सकते हैं किसके थ्रू, गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो यही आपको इस थ्योरी पार्ट में समझाया गया है। यह एक प्रकार का प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट है। प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमको लेवल मिलता है, लेवल हम बनाते हैं, एक लेवल से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं इसका यूज़ करके, ठीक है। बट हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे प्रोग्राम को बग करने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्रोग्राम बड़ा बन जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका एक एग्जांपल है, कितना लंबा इसका कोड है, कितना बड़ा है, ठीक है, जिससे आपको समझने में चीज़ों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट बहुत ही इजी है, बस आपको समझना। ये आपको पता है हेडर फाइल है, ठीक है। यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है, यहाँ से आपको इनपुट लिया जा रहा है। कृपया एक विकल्प चुनिए, ठीक है। अब देखो स्कैनर में उसको क्या कर दिया गया, चॉइस के अंदर उस वेरिएबल में उसको वैल्यू को ले लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्विच का यूज़ किया गया है, ठीक है। स्विच में देखो चॉइस फंक्शन बनाया गया है। अब देखो इसी में आपको केस 1 गो टू में लेवल 1 बना दिया गया है, फिर गो टू का यूज़ करके लेवल 12 बना दिया गया है और गो टू का यूज़ करके लेवल 13 बना गया है। तो 3 लेवल यहाँ पे बनाए गए हैं, 3 लेवल बनाए गए हैं किसका यूज़ करके, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके 3 लेवल हमने बनाया है इस प्रोग्राम में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंटफ बना दिया गया है कि अगर कोई दूसरा, मतलब कि अगर कोई फर्स्ट वाला यूज़ करे, फर्स्ट वाला यहाँ पे चूज़ करेगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा, अगर कोई फर्स्ट नंबर यहाँ पे डालेगा तब ये लेवल नंबर जो हमारा 11 है वो एक्टिवेट होगा,
अगर कोई सेकेंड वाला यहाँ पे इंटर करेगा तो लेवल नंबर जो 12 है वो एक्टिवेट होगा, मतलब ये प्रिंट होगा। और अगर कोई थर्ड वाला ऑप्शन चूज करेगा तब हमारा जो लेवल नंबर 13 है ये वाला, ये एक्टिवेट होगा, तब ये वाला यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो ये ही इसका वर्क है। मतलब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेबल को सेट करेंगे, ठीक है। और लेबल को सेट कैसे करेंगे, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, लेबल बनाएंगे। फिर उसके बाद जब वो इनपुट में हमारा जो भी आएगा, मतलब अगर किसी ने फर्स्ट प्रेस किया तब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट एक्टिवेट होगा, लेबल नंबर 11 होगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा कि आपने विकल्प फर्स्ट चुना है। फिर यहाँ पे गो टू में एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई सेकंड चूज करेगा तो यहाँ पे केस नंबर सेकंड एक्टिवेट हो जाएगा और गो टू में लेबल जो है 12 दिया गया है तो 12 में यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा कि आपने विकल्प नंबर 2 चुना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। बहुत ही इजी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गोटू का मेनली हम यूज़ क्यों करते हैं, गोटू का मेनली यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें अगर हम बहुत सारे लेबल को कर देते हैं, इनपुट करा देते हैं, बहुत सारे लेबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तब हमको उस लेबल में पहुंचने के लिए ईजी हो जाता है। क्यों ईजी हो जाता है, क्योंकि हम गोटू में उस लेबल को डिफाइन कर देते हैं, गोटू स्टेटमेंट के द्वारा केस बना देते हैं और इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो इजी हो जाता है और उसको समझने में और वहाँ पे पहुँचने में हमको आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं और कोई रीज़न नहीं है। इसमें हम लेबल देते हैं और उसके बाद लेबल पे स्विच कर लेते हैं। स्विच यहाँ पे देखो स्टेटमेंट लगाया गया है, स्विच फंक्शन बनाया गया है और उसके बाद उसको रन करा दिया गया है। तो ये था हमारा टोटल गो टू स्टेटमेंट के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रीवियस और लेक्चर्स थे जिसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर की गई हैं। फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सो यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है हम सभी का लूपिंग के बारे में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 2-3 लूप हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो है वो वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इफ एल्स स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट है उनके बारे में आपको बता दिया गया है। इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, फिर उसके बाद आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स का जो है वो लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। गो टू स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो स्टेटमेंट वाले जितने भी पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो लाइव क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द प्लेलिस्ट, ठीक है। उसको आप चेक करना ना भूलिए, कंप्यूटर का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आज हम देखने वाले हैं लूपिंग के बारे में। और आज अगर वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होता है आपका लाइव क्लास का, तो हम टोटल आज लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जितने भी लूप हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। मतलब 3 लूप है, एक है फॉर लूप, दूसरा है हमारा व्हाइल लूप, तीसरा है हमारा डू व्हाइल लूप, ठीक है, जो आपके इस सिलेबस में और इस चैप्टर में है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लूपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और समझते हैं एक्चुअल में लूपिंग होता क्या है, ठीक है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में और नॉर्मल मेथड में आपको बताना चाहूँगा लूपिंग का वर्क क्या होता है या फिर लूपिंग किस तरीके से काम होता है करता है या फिर लूपिंग का कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअल में। लूपिंग मतलब कोई भी चीज़ का बार बार रन होना, बार बार उसका होना, ठीक है। बार बार होना मतलब जैसे जो हमारा साइकिल चलता है तो उसका क्या होता है, व्हील जो होता है वो क्या होता है, बार बार उसको घूमता रहता है जब तक हम उसको पावर देते हैं, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो अगर हमने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे फ़ैन आपका चल रहा है तो फ़ैन में क्या होता है, फ़ैन में हमारा जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो कंटिन्यू क्या होता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, चक्कर लगाता रहता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कंटिन्यू किसी भी चीज़ का होना जो होता है वो लूप के अंदर आता है, लूप के अंदर, ठीक है। अपने कंप्यूटर के जो लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। लूप मतलब किसी भी काम का कंटिन्यू होना, चलना, ठीक है, उसको हम लोग लूप के अंदर रखते हैं। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट इसका यही है जो मैंने आपको समझाया है। लूपिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी काम का लगातार कंटिन्यू होना, चलना, ठीक है। आइए देखते हैं इसको अपने थोड़े से प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या कहते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है।
तो लूपिंग क्या होता है? एक प्रकार का प्रोग्रामिंग अधिकृत है जिसका उपयोग किसी कार्य को एकाधिक बार दोहराने या चलाने के लिए किया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें बताया गया है कि लूपिंग का जो कार्य होता है या फिर इसका जो उपयोग होता है किसी कार्य को एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा बार दोहराने के लिए या फिर चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लूपिंग का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में और नॉर्मल एग्जाम्पल में आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि मतलब किसी भी चीज़ का बार बार होना, बार बार कार्य करना, वो लूपिंग के अंदर आता है। या किसी कोड ब्लॉक को बार बार निष्पादित करने की प्रक्रिया होती है। मतलब कोडिंग में मतलब जो आपका प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं लूप को इसलिए जिससे उस कोड को हम बार बार रन करा सकें, उसको हम बार बार एग्जीक्यूट करा सकें जब तक वहां पे दी गई शर्त पूरी नहीं होती है। मतलब लूप के अंदर जो शर्त होता है, कंडीशन हम लोग देते हैं प्रोग्राम में, जब तक वो कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वह प्रोग्राम रन होता रहेगा, बार बार रन होता रहेगा अगर हम उसमें लूप का यूज करते हैं तो। ठीक है, तो लूप का कॉन्सेप्ट बहुत ही आप सभी के लिए यूजफुल है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये आपको बताता चल रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा डाउट आता भी है तो आप उसको समझते चलिए और उसको सीखते चलिए। तो लूपिंग का उपयोग किसी कार्यवाही को करने के लिए प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिससे कोड की विस्तारित रूप से बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो देखो लूप का बेसिकली यूज हम लोग प्रोग्राम में क्यों करते हैं? प्रोग्राम का जो लेंथ होता है, प्रोग्राम में जो कोड होता है वो हमको ज़्यादा न लिखना पड़े और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाए। मतलब एक लाइन का कोड आपने लिखा, उसमें हमने 10 बार उस प्रोग्राम को चला दिया तो हमारा क्या हुआ, 10 लाइन का कोड हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब 10 बार अगर हम कोई भी मतलब कंडीशन एक देते हैं उसके अंदर 10 बार उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, स्टेटमेंट देते हैं तो हमारा क्या होगा, कोड बड़ा होगा, प्रोग्राम बड़ा होगा और प्रोग्राम जो है उसका लेंथ बड़ा होगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़े, काम कम करना पड़े, प्रोग्राम मतलब कोडिंग कम करना पड़े और हमारा जो रिजल्ट है वो हमको उतना ही मिले, उसको हम लोग लूपिंग का यूज करके उसको हम लोग इजी बना देते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लूपिंग का कॉन्सेप्ट यही होता है कि किसी भी प्रोग्राम को अगर हमको एक से अधिक बार मतलब एक से ज़्यादा बार किसी प्रोग्राम को रन कराना है तो हम लोग बार बार उस प्रोग्राम को नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे हम लोग लूप का यूज़ करते हैं जिससे उस प्रोग्राम में हम लोग कंडीशन दे देते हैं कि इस प्रोग्राम को इतनी बार रन कराओ, इस कोड को इतनी बार रन कराओ। तो ये हमारा जो लूप होता है उस कोड को उतनी बार रन करा देता है केवल एक लाइन का कोड लिखने से। ठीक है, हमको 10 लाइन मतलब 10 बार वो लिखना नहीं पड़ता है, केवल हम लोग एक लाइन में लूप दे देते हैं और वो लूप चलता रहता है जब तक वहाँ पे जो कंडीशन है वो करेक्ट होती रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के लूप होते हैं। जो हमारा पहला लूप होता है वो होता है फॉर लूप, दूसरा हमारा होता है वाइल लूप, तीसरा हमारा जो लूप होता है वो होता है डू वाइल लूप। ठीक है, ये हमारे 3 लूप के टाइप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और ये सबसे आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लूप, इनका आप लोग प्रोग्राम में भी यूज़ करेंगे जो कि आपको इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो बदलते शर्तों के साथ किसी ब्लॉक को बार बार चलाने की अनुमति देते हैं। ये लूप संरचनाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग होती हैं, जैसे कि एक सर्किट द्वारा सार्वजनिक खाते की सूची बनाना, एक अंश मान तालिका में खोज करना या किसी स्थिति को नियंत्रित करना। ठीक है, तो लूप का यूज हम लोग इस लिए करते हैं जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो लूप का जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लूप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही होता है कि हमको प्रोग्रामिंग कम करना पड़े, मतलब कोड कम लिखना पड़े और हमारा प्रोग्राम इजी हो जाए समझने में, काम हमको कम करना पड़े, रिजल्ट उसका ज़्यादा मिले। ठीक है, इसीलिए हम लोग लूपिंग का यूज़ करते हैं और लूपिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। पहला हमारा जो लूप है वो होता है हमारा फॉर लूप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फॉर लूप को और आज हम कवर करेंगे फॉर लूप के बारे में, फिर नेक्स्ट में हम लोग कवर करेंगे अपने वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाए, उसमें कोई प्रकार का आपका इशू ना हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे प्रोग्राम होता है, एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ बट आपका प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका उतना मायने नहीं रखता है। तो चलिए चलते हैं अपने लूप के बारे में, फॉर लूप के बारे में। तो सी लैंग्वेज में एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है
ठीक है, डेफिनेशन भी आपको जानना जरूरी है, उसका कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, जिससे आप एग्जाम में डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम सभी चीज़ों को एक साथ लिखें तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिले। तो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप क्या होता है? एक प्रकार का सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जिसका उपयोग किसी विशेष ब्लॉक को कई बार चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग किसी विशेष कोड के ब्लॉक को कई बार, मतलब बार बार अगर हमको कहीं भी चलाना होता है तो हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। यह एक स्थिर शुरुआत, एक शर्त और एक अंत कोड के साथ आता है। ठीक है, मतलब इसमें हमको तीन चीजें मिलती है। ठीक है, जो हमारा फॉर लूप होता है उसमें हमको तीन चीजें दी गई रहती हैं। वो तीन चीजें क्या है? स्थिर शुरुआत, मतलब कहाँ से उस लूप को शुरू करना है। फिर उसके बाद एक शर्त, एक कंडीशन आपको दिया रहेगा सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में एक अंत कोड, मतलब कहाँ पे जा करके आपके इस लूप को बंद करना है, या फिर क्या रिजल्ट आ जाए तो आपका ये जो लूप है वो क्या हो जाए? एंड हो जाए। ठीक है, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं फॉर लूप में, जो कि आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्या होता है? पहला हमारा होता है स्टार्ट पॉइंट। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा जो दिया रहेगा आपको उसमें रहता है हमारा कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन आपका जो रहेगा उस कंडीशन के बेसिस पे आपका लूप रन होगा। उसके बाद आपका एक यहाँ पे रिजल्ट एंड पॉइंट रहेगा। जब वो एंड पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो आपका लूप वहां पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो लूप ब्लॉक को अनुपातिक रूप में बार बार चलाया जाता है जब तक शर्त जो सत्य होते रहते हैं। ठीक है, तो लूप ब्लॉक जो होता है वो बार बार हम लोग उसको रन कराते हैं। और कब तक रन कराते हैं? जब तक जो हम कंडीशन देते हैं वो ट्रू होता रहेगा, तब तक वो आपका ब्लॉक रन होता रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर किस चीज का है? प्रोग्राम निम्नलिखित फॉर लूप का यूज करके 1 से लेकर के 10 तक के सभी अंशों को प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब जो हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का यूज हम किस लिए करेंगे? 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर को प्रिंट करने के लिए करेंगे, वो भी किसका यूज करके? फॉर लूप का यूज करके। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें किसी और मेथड से तो हम क्या इतने लाइन में इसको, इतने कोड के लाइन में इसको प्रिंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे लूप का। और लूप का यूज करने से ये हमारा प्रोग्राम छोटा हो गया, स्मॉल साइज हो गया प्रोग्राम का। आप देख लो कितने लाइन का ये कोड है, बहुत छोटा कोड हो गया ये प्रोग्राम हमारा। और उसके बाद हमको रिजल्ट कितना मिल रहा है? रिजल्ट वही मिल रहा है जो हमको चाहिए, मतलब काम कम करना पड़ेगा, रिजल्ट हमको वही का वही मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप का। और फॉर लूप में यहाँ पे देखो पहले क्या है? पहले एक स्टार्ट पॉइंट है, उसके बाद एक कंडीशन है, उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट है। ठीक है, या फिर इसको नेक्स्ट पॉइंट भी कह लो। चलो एग्जाम्पल मैं आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ, तब आपके माइंड में जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के ब्राउजर के प्रोग्राम के। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, और वो प्रोग्राम कौन सा है? वही प्रोग्राम है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है हमको। किसका यूज करके? फॉर लूप का यूज करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंक्लूड studio.h, जो कि हमारा क्या होता है वो सब आपको मैंने पहले ही बता दिया था पिछले कॉन्सेप्ट में, पिछले लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, जब बताया था मैंने आपको कि सी का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा स्टार्ट लूप। लूप हमने कौन सा यूज किया है? फॉर लूप का यूज किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो तीन चीज जो मैंने आपको बता रहा था ना, कि पहला हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है, दूसरा हमारा कंडीशन होता है, तीसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट या फिर आप कह लो कि एंड पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इंट में इंटीजर टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया है जिसमें i = 1 दिया हुआ है। मतलब i जो वेरिएबल है उसमें हमने एक असाइन किया है, मतलब एक। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कंडीशन, सेकेंड हमारा क्या आता है स्टेप? ये हमारा स्टार्ट पॉइंट, सेकेंड स्टेप आता है हमारा कंडीशन। तो कंडीशन में हमने दिया हुआ है कि जो i की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? i इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, i की जो वैल्यू है वो हमारी, मतलब वो कितनी रहनी चाहिए? वो 10 के इक्वल रहनी चाहिए, और उसके बाद उससे नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो हमारा क्या होगा? उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पे i और 2 प्लस प्लस। ये 2 प्लस प्लस का मान क्या होता है?
ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब उसमें मैंने ये टॉपिक बताया हुआ था। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है और यहाँ पे रिटर्न लगा दिया है, जिससे हमारा वैल्यू फंक्शन के बाहर चला जाए। अब देखो इसको रन कराओ तो हमको क्या मिलता है, आउटपुट देख लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये 10 के आगे क्यों नहीं आया, उसका रीज़न क्या है? अगर आप टॉपिक समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, प्रोग्राम समझ गए, तो आपके लिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने में 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो आप लोग ड्रॉप करिएगा, मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कंडीशन में जो दिया हुआ है कि आई की जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10 के इक्वल ही रहनी चाहिए, तब तक यह प्रोग्राम हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चलो हमने कर दिया यहाँ पे 15 कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। 15 करते हैं, रन करते हैं, ये हमारा 15 तक प्रिंट हो गया। क्यों 15 तक प्रिंट हो गया? क्योंकि हमने कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि जो आई की वैल्यू है वो इक्वल रहना चाहिए 15 के और उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट, इसको 50 तक कर देते हैं। तो 50 तक करेंगे तो 50 तक हमको प्रिंट कर देगा। कितना टाइम लग रहा है हमको, कुछ यहाँ पे नैनो सेकेंड आप कह लो, उससे भी कम टाइम लग रहा है। तो फिर इतने में हमारा ये इतना प्रोग्राम और इतना नंबर प्रिंट हो जा रहा है। चलो इसको 1000 तक कर देते हैं, इसको भी रन करके देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये देखो 1000 तक हमारा प्रिंट हो गया नंबर। तो ये क्या हुआ, देखो काम हमको कम करना पड़ रहा है, लेकिन हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो पूरा का पूरा वही मिल रहा है। मतलब हमारे टाइम की बचत हो रही है। कोड में हमको केवल देख लीजिए 8 लाइन का कोड हमने लिखा है और इतना सब कुछ प्रिंट कर दिया है। अगर हम इसमें अपना फॉर लूप या फिर लूप का यूज़ नहीं करते कॉन्सेप्ट, तो हमको ये प्रिंट करने में कितना टाइम लग जाता, बहुत टाइम लग जाता और कोड हमारा बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम आपको बता देंगे वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में विथ प्रोग्राम। ठीक है, तब तक आप सभी शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर हमारा ये है नेक्स्ट और चैप्टर नंबर चल रहा है आपका 4th क्लास 10th कंप्यूटर में। और लूपिंग चल रहा था जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे अबाउट जंपिंग एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट के जितने भी टॉपिक थे वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। लाइव क्लास प्लेलिस्ट आपके पास से चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक, एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लूपिंग में आपका लूपिंग और फॉर लूपिंग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुआ था, प्रीवियस लाइव क्लास में। आज हम देखने वाले हैं अबाउट वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन दोनों को आज मैं ट्राई करता हूँ आज इसके लेक्चर में, टुडे वाले लेक्चर में कंप्लीट करने की। ठीक है, तो अगर आपका प्रीवियस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके एक एक कमेंट की यहाँ पे जो है इवेलुएट की जाती है और आपका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लूपिंग के कॉन्सेप्ट में। लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 101% क्लियर हो गया होगा विथ बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट में, ईजी लैंग्वेज में, ईजी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी प्रीवियस वीडियो में। और फॉर लूप के बारे में भी आपको प्रीवियस लाइव क्लास में ऑलरेडी सब कुछ बताया मैंने, विथ प्रोग्राम बताया, विथ यहाँ पे एग्जांपल, विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं अबाउट अपने वाइल लूप के बारे में। ठीक है, कि एक्चुअल में वाइल लूप होता क्या है, इसमें प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं, इसमें कैसे रन कराते हैं। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सी लैंग्वेज में एक यह क्या होता है, प्रोग्रामिंग नियम होता है कि जिसका उपयोग किसी शर्त की पूरी होने तक एक ब्लॉक को बार बार चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा वाइल लूप होता है उसमें उसका यूज़ हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि किसी भी कंडीशन को पूरा होने तक इसके जो भी कोड रहेंगे, उसके जो भी ब्लॉक रहेंगे, उसको हम लोग बार बार जो है लूप में चलाते रहेंगे। जब तक कंडीशन सत्य होता है तब तक जो हमारा उस ब्लॉक का कोड है वो चलता रहता है, और जब जो हमारा कंडीशन है वो गलत हो जाता है तो लूप से बाहर हम निकल जाते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप भी इसी तरीके से काम करता है। वाइल लूप भी क्या होता है, वाइल लूप भी हमारा एक प्रोग्रामिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है और इसका जो यूज़ होता है वो हम इसलिए करते हैं जब हमारा कोई भी कंडीशन दिया रहता है जिसमें हमको उस कोड को बार बार चलाना होता है,
और उसको हम लोग बार बार चलाते हैं, और जब तक चलाते हैं जब तक कि वह कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता है, जब वो कंडीशन हम जब तक हमारा वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है, जब वो कंडीशन गलत हो जाता है तब हम उस लूप से बाहर निकल जाते हैं, और जब तक वो कंडीशन सही रहता रहता है तब तक हम उस कोड को, प्रोग्राम को या फिर उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते रहते हैं, या फिर हमारा वो प्रोग्राम चलता रहता है और जो हमारा आउटपुट है वो प्रिंट करता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, उसके बाद इंट का यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं आपको एक समझाऊंगा विथ रन करा के, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको मैं जब आपको आपके ब्राउजर में रन कराऊंगा तब आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप भी रन कराना करना चाहते हो अगर सी के प्रोग्राम को, तो आप भी ऑनलाइन भी आप रन कर सकते हो, या फिर आप अपने जो भी आपके पास कोड एडिटर होता है, जैसे VS कोड भी होता है, उसमें भी जा करके आप फाइल बना करके सीगा उसमें प्रोग्राम को आप रन करा सकते हो। तो वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मे भी समझ में आ गया होगा कि जो लूप होता है, लूप का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको तीनों लूप, जो फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल, तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वाइल लूप भी एज फॉर लूप की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट सेम होता है। ठीक है, फॉर लूप में भी हमको क्या दिया रहता था, कंडीशन दिया रहता था, स्टार्ट पॉइंट दिया रहता था, एंड पॉइंट दिया रहता है। इसमें भी हमको चीज़ें देखने को मिलेंगी कुछ उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं हम इस प्रोग्राम को और एक एग्जांपल को समझने, और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा पूरी तरीके से क्लियर। सो यहाँ पे हमने एक वाइल लूप का एक प्रोग्राम लिख दिया है, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा हेडर फाइल है, उसके बाद ये इंटीजर टाइप का हमने मेन फंक्शन बनाया है, फिर इंटीजर टाइप में एक फर्स्ट नंबर को ऐड करा है, मतलब एक हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। फिर उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया है 1 से लेकर के 10 तक के जो नंबर हैं उनको प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो किसके लिए है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर को प्रिंट कराने के लिए वाइल लूप का यूज़ करके सी का ये प्रोग्राम है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे वाइल का हमने एक लूप लगाया है, और सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने इंटीजर आई टाइप की वैल्यू में हमने एक नंबर को असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे वाइल में एक कंडीशन दे दिया है कि आई, मतलब कंडीशन को आपको चेक कराना है वाइल में कि आई की जो वैल्यू है वो आपको इस लूप को तब तक रन कराना है जब तक उसकी वैल्यू 10 के बराबर या फिर 10 ना हो जाए। ठीक है, अगर यह वैल्यू आई की वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा हो गई, मतलब अगर आई की वैल्यू 11 हो गई, तब यह हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और यह लूप हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हमारा यह लूप तब तक चलेगा जब तक आई की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर या फिर 10 से कम होगी। ठीक है, तो चलिए इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1 है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन हमारा ट्रू है, मतलब जो हमारा आई का वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यह 1 से 2 हो जाएगा और प्रिंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद यह 2 हो जाएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 असाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पे चेक होगा तो 2 हमारा क्या है, वो भी 10 से कम है, तो फिर हमारा फिर से वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा प्रिंट करने के बाद, मतलब 2 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट मतलब 2 में 1 ऐड हो गया। ये डबल प्लस जो है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसका मतलब होता है कि 1 उसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा। जैसे 1 है तो अगर 1 है तो हमने यहाँ पे डबल प्लस लगा दिया तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना हो गया, 2 हो गया, 2 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, मतलब 2 थी, अब यहाँ पे 3 हो गई, 3 हो गई। फिर से जा करके ये चेक हुआ, फिर से जाकर चेक हुआ, कंडीशन यहाँ पे ट्रू ही होगी, फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर चेक हुआ, फिर प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही चलता रहा। जब यहाँ पे 10 हो गया तो कंडीशन हमने क्या देखा कि 10 के बराबर है वैल्यू, तब तक यहाँ पे प्रिंट का काम हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 11 हो गया यहाँ पे इस स्टेप में। तो जब 11 हो गया तो आई की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया और इसलिए यह हमारा लूप यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इतना हमारा प्रोग्राम था, और ये प्रोग्राम किस लिए था, 1 से लेकर के 10 तक का जो नंबर है उसको हमको प्रिंट कराना था यूजिंग वाइल लूप। पिछले लेक्चर में हमने आपको यूजिंग फॉर लूप में बताया था कैसे आप प्रिंट कराओगे, इसमें हमने बताया आपको वाइल लूप का यूज़ करके प्रिंट कराना। सो आई होप आपका ये वाइल लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, कैसे यूज़ करते हो, कहाँ यूज़ करते हो, इसका प्रोग्राम आप कैसे बनाते हो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है।
उसके बाद देख लेते हैं डू वाइल लूप के बारे में। तो बेसिकली डू वाइल लूप जो हमारा होता है ये भी उसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो लूप का कॉन्सेप्ट ही सब कुछ सेम है, बस थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सी लैंग्वेज में एक प्रकार की है लूप होती है, ठीक है, जो किसी कंडीशन के आधार पर एक ब्लॉक को बार बार चलाती है, ठीक है। और उसके बाद जब कंडीशन हमारा क्या होता है, करेक्ट रहता है तब, या फिर मतलब कंडीशन जब तक करेक्ट रहेगा तब तक वह हमारा ब्लॉक क्या होगा, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन गलत हो जाता है, तो कंडीशन हमारा जैसे ही गलत हो गया तो लूप हमारे ब्लॉक को कम से कम एक बार तो चलाएगी, ठीक है। मतलब एक बार तो हमारा लूप चलना ही है। मतलब हमारा जो डू वाइल लूप होता है उसका यूज हम वहां पे करते हैं जब हमको कंडीशन सही हो या फिर गलत हो, लेकिन हमको लूप को एक बार जो हमको अगर चलाना है तो हम वहां पे यूज करते हैं डू वाइल लूप का। डू वाइल लूप का जो मेन यूज होता है वह यह होता है कि जो हमारा कंडीशन है वह गलत है या फिर सही है वो उतना मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर हमको किसी प्रोग्राम में हमको इस लूप को या फिर उस ब्लॉक के कोड को एक बार एग्जीक्यूट कराना है, एक बार रन कराना ही है, तब हम वहाँ पे यूज करते हैं डू वाइल लूप का। क्योंकि डू वाइल लूप जो हमारा होता है वो ब्लॉक को कम से कम एक बार तो रन कराएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस प्रोग्राम को मैं आपको कोड एडिटर में जा करके ऑनलाइन वो टूल मैं यूज़ करता हूँ, उसमें जा करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको एक प्रैक्टिकल में दिखा देते हैं इस प्रोग्राम को रन करा के। सो ये प्रोग्राम है हमारा डू वाइल लूप का यूज करके 1 से लेकर के 5 तक के जो नंबर है उनको प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये हेडर फाइल है, फिर यहाँ पे इंट मेन फंक्शन है, फिर यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने नंबर का एक वेरिएबल बनाया है नंबर नाम का। उसमें हमने फर्स्ट वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब उसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया है 1, ठीक है। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे अपना लूप, और लूप का हम लोग इसमें यूज करेंगे डू वाइल लूप का। डू सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उस ब्लॉक में हम सबसे पहले उसको प्रिंट कराएंगे नंबर को, फिर उसके बाद उसका हम लोग इंक्रीमेंट कराएंगे, ठीक है। मतलब नंबर हमारा प्रिंट होगा, एक हमारा जो नंबर है वो सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, वो हमारा इंक्रीमेंट होगा। मतलब एक है तो हमारा ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर यहाँ पे एक कंडीशन वाइल में हम लोग पास करेंगे कि जो नंबर की वैल्यू है वो कब तक हो, मतलब ये हमारा जो लूप है वो कब तक चलना चाहिए, जब तक चलना चाहिए जब तक कि जो हमारा नंबर का जो वैल्यू है वो या तो 5 हो या फिर वो 5 से कम होना चाहिए। जैसे ही वो हमारा जो नंबर में वैल्यू असाइन किया गया है वो 5 से ज़्यादा होता है, वैसे ही हमारा ये जो लूप है वो कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, और हमारा जो प्रोग्राम है उसका यहाँ पे लूप का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये रिटर्न होकर के हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसको रन करा देते हैं। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया हो। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन कराया वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल गया 1 2 3 4 5। बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया। अगर मान लो मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया था 10 तक कर देता हूँ, चलो 10 तक कर देते हैं, अब रन करा देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 10 यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन क्या कर दिया, कंडीशन हमने ये कर दिया कि इस प्रोग्राम को या फिर इस लूप को तब तक चलाइए जब तक कि हमारा जो नंबर में वैल्यू असाइन है वह 10 या फिर 10 से ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। मतलब तब तक ही आपको चलाना है जब तक उसकी वैल्यू 10 से कम हो या फिर 10 के बराबर हो। जैसे ही हमारा जो वैल्यू है नंबर में जो असाइन किया गया है नंबर नाम के वेरिएबल में, जैसे ही वैल्यू ज़्यादा होती है 10 से, वैसे ही इस प्रोग्राम को कर दो टर्मिनेट, इस लूप को कर दो बंद, ठीक है। हमने यह कर दिया कंडीशन और यह दे दिया इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रन करना स्टार्ट हो गया। नंबर में हमने असाइन कर दिया 1, प्रिंट करा दिया, फिर नंबर को इंक्रीमेंट करा दिया, कंडीशन चेक हुआ, ट्रू हुआ, फिर से यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया, फिर से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। फिर उसके बाद 3 हुआ, 3 भी चेक हुआ, वो भी करेक्ट है, फिर 4 हुआ, फिर उसके बाद 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 हुआ, 5 चेक हुआ, 5 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे 6 हुआ, फिर यहाँ पे 6 कंडीशन करेक्ट, फिर यहाँ पे 7, जैसे यहाँ पे 7 हुआ 7 करेक्ट, फिर 7 प्रिंट, ऐसे ही हमारा 10 तक हुआ, फिर उसके बाद प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, लूप हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये था पूरा लूप का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको एक एक
टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, लाइक डू वाइल लूप, वाइल लूप, उससे पहले फॉर लूप, उससे पहले लूप का कॉन्सेप्ट। तो ये पूरा लूप का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बता दिया गया है विथ एग्जाम्पल और विथ प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम अगर आपको इनके चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको दो तीन प्रोग्राम सबके दे दूंगा, जैसे फॉर लूप की कुछ प्रोग्राम दे दूंगा, कुछ डू वाइल लूप के दे दूंगा, कुछ वाइल लूप के दे दूंगा, जिससे आप उसको प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन रन करिए। ऑनलाइन भी रन कर सकते हो आप, खुद से भी कोड से भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन, तब तक के लिए कुछ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 10 में चैप्टर नंबर आप सभी का 4 चल रहा है कंप्यूटर में। चैप्टर का नाम है जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी समझ लिया है, बहुत सारे टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो यहाँ पे ये सब टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टोटल हमारे डू वाइल लूप तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को मैंने आप सभी को समझाया है और विथ एग्जांपल विथ प्रोग्राम आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन सब टॉपिक के बारे में कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपने जो भी डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ड्रॉप कर दीजिएगा जी, ठीक है, जिससे आपको आपके डाउट का आंसर टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। आज का जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का, वो रहने वाला है लूप को जल्दी समाप्त करना। ठीक है, हम आपको कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं कि अगर कोई भी लूप चल रहा है उसको आप उसके समाप्त होने से पहले कैसे आप उसको समाप्त करना चाहते हो, मतलब वहाँ पे जो कंडीशन दिया रहता है उस कंडीशन को पूरा हुए बिना ही आप उस लूप को कैसे जो है एंड करोगे, कैसे ख़त्म करोगे, उसको हम बताने वाले हैं, कैसे आप समाप्त करोगे। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं अपने लूप को जल्दी समाप्त करने के कॉन्सेप्ट पे। और बेसिकली हमारे 3 टाइप के ही होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, दूसरा होता है हमारा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट और तीसरा होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसका उपयोग जो हमारे लूप होते हैं, मतलब फॉर लूप, वाइल लूप या फिर डू वाइल लूप, इन सब लूप में स्टेटमेंट से मतलब स्विच स्टेटमेंट को तुरंत बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जब ब्रेक स्टेटमेंट रन होता है तो वर्तमान का जो लूप होता है वो तुरंत बंद हो जाता है और जो भी हमारा कोड के बाद का जो भी प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस वाले ब्लॉक या फिर उस वाले कंडीशन के बाद का जो प्रोग्राम होता है वो रन होने लगता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है एक प्रोग्राम बना के, बट इसको जब मैं आपको अभी अपने ब्राउज़र पे इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाऊंगा तब आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं इन द लूप में। ठीक है, तो उसके लिए हमको चलना होगा अपने कंप्यूटर के क्रोम के ब्राउज़र में, जिसमें हम आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्रोम में अपना ओपन कर लिया है ये प्रोग्राम और लिख दिया है एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है हमारा सी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हेडर फाइल है, सबको पता है, इंट मैंने यहाँ पे फंक्शन है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया हुआ है। ठीक है, एक फॉर लूप लगाया हुआ है जिसमें मैंने कंडीशन कौन सा दिया है, वही कंडीशन पुराने वाले प्रोग्राम का है कि आई में पहले एक जो हमने वैल्यू असाइन किया है वो 1 किया है, उसके बाद जो आई की वैल्यू है यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि इस लूप को तब तक चलाया जाए जब तक जो आई की वैल्यू है वो 10 के बराबर या फिर 10 ना हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी फॉर लूप के अंदर हमने एक और कंडीशन लगा दिया है, आई की जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू 5, मतलब अगर आई की वैल्यू 5 हो जाती है, 5 के बराबर हो जाती है तो इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक होने का मतलब ये है कि ये हमारा जो लूप है वो कंप्लीट हो गया, इससे हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा ब्लॉक से, इस कोड से हमारा ब्लॉक से जो कंडीशन है वो हमारा निकल करके आगे की तरफ रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, उसके अंदर एक और कंडीशन लगा करके हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है और इस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होगा, लूप से बाहर, मतलब ये जो लूप है वो तुरंत यहाँ पे रन होना बंद हो जाएगा, ये हमारा ब्लॉक रन होना, और उसके बाद इस जो हमारा स्टेटमेंट है वो बाहर निकल कर दूसरे जगह पे रन होने लगेगा, जो आगे भी स्टेटमेंट दिए रहेंगे उनको। तो इसको रन कराते हैं। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, यहाँ पे इसका आंसर आया है 1 2 3 4। क्यों 4 आया है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है कि यदि आई का जो वैल्यू है अगर वो 5 हो जाता है तो तुरंत हम ब्लॉक करेंगे,
और प्रिंट भी नहीं कराएंगे। इसीलिए यहाँ पे 5 जो हमारा 5 है वो प्रिंट नहीं हुआ है। किस लिए प्रिंट नहीं हुआ है, उसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे हमने दिया हुआ है कंडीशन आई का जो वैल्यू है वो 5 होना। जैसे ही आई का वैल्यू 5 हुआ, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमारा रन हो गया, उसके बाद तुरंत यहाँ से हमारी वैल्यू निकल करके रिटर्न पे चली गई, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो लूप को जल्दी समाप्त करने में ये हमारा पहला स्टेटमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी लूप को जो है कंप्लीट होने से पहले उसको रोकने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा होता है कंटिन्यू। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है इसका प्रयोग लूप के अंदर किए गए कोड को छोड़कर लूप के अगले चरण को आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा जो होता है रन होता है तो वर्तमान चरण के बाद की कोड का निष्पादन नहीं होता है और अगले चरण पर जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है और कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा विथ प्रोग्राम में। जैसे जैसे मैं प्रोग्राम आपको बताना जा रहा हूँ वैसे वैसे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक का मैंने आपको बताया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, प्रोग्राम में कहाँ पे करते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा स्टेटमेंट, आता है हमारा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में जिस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का लगा देते हैं उसको छोड़ करके हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, वहाँ पे आपको समझाता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। सो ये रहा हमारा प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम है ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का है। पहले हमने ब्रेक का यूज़ किया था, उसका प्रोग्राम बताया था। अब हम करते हैं अपने कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने फॉर लूप यहाँ पर भी यूज़ किया है। यहाँ पे हमने वही सेम कंडीशन रखा है, बस यहाँ पे वैल्यू इस बार चेंज कर दिया है, 10 की जगह 5 कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये तो प्रिंट का है, ठीक है, इंक्रीमेंट होने का है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब असाइन किया गया। ये हमने कंडीशन दे दिया कि इस लूप को तब तक चलाना है जब तक यहाँ पे ये वैल्यू ना हो जाए 5 के बराबर या फिर 5 ना हो जाए। फिर उसके बाद ये रहा हमारा इंक्रीमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखिए इसी में हमने एक और कंडीशन दे दिया है। वो कंडीशन हमारा क्या दे दिया है, इफ़ के अंदर, कि यदि आई की जो हमारी वैल्यू है आई डबल इक्वल टू 3, मतलब अगर हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो इसको कंटिन्यू कर दो, मतलब इसको प्रिंट ना करा करके आगे के जो नंबर हैं उनको प्रिंट कराना स्टार्ट कर दो। मतलब हमारी जो आई की वैल्यू 3 होती है तो इसको हमको छोड़ना रहेगा और आगे का जो वैल्यू है वो उसको प्रिंट कराना रहेगा। देखो इसको रन मैं कराता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, मे भी थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा। तो फिर से मैं इसको रन कराता हूँ, उसके बाद आपको इसका दिखाता हूँ आउटपुट क्या मिलता है हमको। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने करा दिया रन और उसके बाद आउटपुट मिलेगा 1 2 4 5। क्यों 1 2 4 5 मिला, उसका रीज़न क्या है, 3 क्या हुआ, 3 यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि इफ़ आई की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है तो इसको कर दो कंटिन्यू, मतलब इसको प्रिंट मत करवाओ। ठीक है, इस नंबर को प्रिंट मत करवाओ, डायरेक्ट हम दूसरे स्टेप पे चले जाएंगे। इसीलिए हमारा 4 और 5 प्रिंट होगा, 1 और 2 होगा, 3 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अब हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है हमारी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट पे अपना ब्रीफ में समझाइए, इसको संदर्भ में समझाइए, संक्षिप्त में समझाइए। तो इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट और प्रोग्राम आपको समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है इसका उपयोग विशिष्ट मूल्य के आधार पर विभिन्न कार्यवाही को चुनने के लिए किया जाता है। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से अधिक केस लेबल्स होते हैं जिनमें आधारित मूल्य के साथ मेल खाते हैं और उस मूल्य के आधार पर उससे संबंधित केस के ब्लॉक को रन कराते हैं। यदि कोई केस मूल्य नहीं होता है तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो कोड होता है वो हमारा रन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट आपको नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इससे हम क्या करते हैं, इससे हम कंडीशन को स्विच करने या फिर प्रोग्राम के अंदर जो ब्लॉक होता है उससे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्विच करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके जो प्रोग्राम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं और आपको मैं इसका जब प्रोग्राम एक एग्जांपल रन करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, और बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ रन करा के, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है।
सो यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम लिख दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम सब कुछ है। ये हेडर फाइल हमारा है, ये इंट मैन हमने वो कर दिया है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद इंट में हमने एक चॉइस नाम का बनाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराया है कि कृपया एक विकल्प को चुनिए, फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड। फिर उस विकल्प को हम क्या करा रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। फिर जो हमारा चॉइस नाम का हमने वेरिएबल बनाया है उसको स्विच का स्टेटमेंट का यूज़ करके उसमें उसको पास कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, तीन हमने केस बनाया हुआ है, ठीक है। पहला केस, अगर कोई विकल्प फर्स्ट चुनता है तो हमारा फर्स्ट केस में जो है वो प्रिंट करा दो, फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। अगर कोई सेकंड चूज करता है नंबर तो केस नंबर सेकंड जो है उसको प्रिंट करा दो, प्रिंटअप में हमने ये सब लिखा हुआ है। अगर कोई थर्ड नंबर चूज करता है तो हमारा केस नंबर थर्ड रन होगा। अगर कोई इन सब में से अगर नंबर कोई 4 5 ये सब चूज करेगा तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वाला है उसको बना दिया है और उसके अंदर लिख करके प्रिंट करा दिया है, अवैध विकल्प चुना गया है, ठीक है। तो इसको रन कराते हैं, बहुत ही मज़ेदार इसके प्रोग्राम्स रहते हैं और बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा। इस प्रोग्राम को देख करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने रन कराया, यहाँ पे प्रिंटअप में मैसेज पास हुआ, कृपया एक विकल्प को चुनिए, यहाँ पे मैसेज आ गया। विकल्प हम चुनेंगे, स्कैन एफ में जो हम इनपुट लेंगे वो हमारा चला जाएगा और स्विच आपका जो चॉइस नाम का वेरिएबल है उसमें वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक एंटर करके देखते हैं, ठीक है। एक लिखा, एंटर किया, यहाँ पे हमको क्या प्रिंट हुआ, हेलो हर्ष पाठक, ठीक है। क्यों प्रिंट हुआ ये, क्योंकि केस नंबर जो एक है उसमें क्या है, प्रिंट एफ हेलो हर्ष पाठक और उसके बाद ब्रेक, ठीक है। तो यही तो प्रिंट होगा। चलो फिर से एक बार हम कर लेते हैं रन। आप बोलेंगे सर सेकंड दो देते हैं इनपुट तब हमको क्या मिलता है, दो दिया तो हमने क्या मिला, हेलो वायरलेस क्लासेस स्टूडेंट्स। क्यों ये मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ऐप में यही प्रिंट कराया तो यही मिलेगा हमको, ठीक है। चलो एक बार फिर से रन कराते हैं। अब यहाँ पे दे देते हैं 7। अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिला यहाँ पे अवैध विकल्प चुना गया है। क्यों ये हमको मिला है, उसका रीजन ये है कि हमने प्रिंट ऐप में डिफॉल्ट में एक वैल्यू प्रिंट करा दिया है, अवैध विकल्प चुना गया है। कि अगर हमको 1 2 या 3 इसमें से अगर कोई नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, तो कोई भी केस एक्टिवेट नहीं होगा और केस एक्टिवेट नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट में हम जो डालते हैं वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो टोटल ये रहता है हमारा ओवरव्यू अबाउट इट। और ये था हमारा कॉन्सेप्ट आप सभी का स्विच स्टेटमेंट का, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का और उससे पहले जो हमने आपको बताया ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ये जो स्विच स्टेटमेंट ये थर्ड हमारा टाइप है, उसके बाद हमारा सेकंड है कंटिन्यू और फर्स्ट है हमारा ब्रेक, ठीक है। तो लूप को जल्दी समाप्त करने के लिए तीन जो स्टेटमेंट है वो बनाए गए हैं और इनके एक एक प्रोग्राम भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा अबाउट इट। एंड फिर भी आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है अबाउट किसी भी स्टेटमेंट या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इस पूरे जो भी चल रहा है आपका सीरीज बोर्ड एग्ज़ाम से प्रिपरेशन के लिए चल रहा है, तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। प्रीवियस आपके जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ उसमें अपलोड किया गया है। एक एक टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है जिससे आपके कोई भी डाउट ना हो, आपके माइंड में कोई भी डाउट ना आए, ठीक है। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पे आप सभी छात्रों का कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं, कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ, चैप्टर 4 आप सभी के जितने टॉपिक्स थे वो आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यह आप सभी का अभ्यास प्रश्न, मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न है इस चैप्टर के, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण है और जो बन सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम से संबंधित और जो पिछले गत वर्ष में आए हुए हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाना है, ठीक है। वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, कुछ आपको एमसीक्यू भी दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपको पता है 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आने वाला है। एमसीक्यू जो आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं। पिछली बार का मॉडल पेपर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो इसीलिए एमसीक्यू पे बहुत ज़्यादा भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। फिर देखो ये इतने टॉपिक जो हैं, एक एक टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, इन लाइव क्लास। तो चलिए हम चलते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ, देखते हैं उसमें क्या क्या है। और
उसका आंसर भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, ये एक एक नंबर वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण कथन होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। नियंत्रण कथन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम हिंदी में उस चीज़ों को तुरंत गेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बट हमको अगर इंग्लिश पता चल जाता है तो हम उसको समझ लेते हैं। जैसे कथन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। नियंत्रण कथन मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इनमें इनमें से कौन सा है, तो आप सभी को ऑलरेडी पता है, जो हमारा इफ होता है वो कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है, मतलब इफ हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। सो इन कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। इसलिए मैंने आपको एक एक टॉपिक बताया, जिससे आपको कहीं से भी प्रश्न आता है, कुछ भी पूछा जाता है, आप बता सको, ठीक है। इफ स्टेटमेंट को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, लूपिंग कहा जाता है, ब्रांचिंग कहा जाता है, ब्रेकिंग कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है या फिर इफ कथन, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट में दिए गए एक्सप्रेशन किस कोष्टक में बंद होने चाहिए। इफ स्टेटमेंट में या फिर इफ कथन में जो दिए गए एक्सप्रेशन होते हैं वो किस कोष्टक के अंदर जो है हम उसको क्लोज करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो ये होता है, इफ के अंदर हम क्या पास करते हैं, इफ के अंदर हम कंडीशन पास करते हैं। आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट में, जब मैंने आपको टॉपिक बताया था उसमें बताया हुआ था, ऐसे था इफ, या ऐसे रहता था, फिर उसके बाद ये करली वाला ब्रेसेस रहता था, ठीक है। इसके अंदर हम कंडीशन पास करते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ स्टेटमेंट में लिखे गए कथन कब तक क्रियान्वित होते रहते हैं। कब तक क्रियान्वित होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ा हुआ है तो आपके माइंड में तुरंत इनके आंसर आ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलिएगा, मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और देखता हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको विदाउट ऑप्शन पढ़े बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है इफ स्टेटमेंट या फिर इफ कथन हमारा तब तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक जो हमारा कंडीशन दिया गया रहता है वो ट्रू होता रहता है, तब तक हमारा क्या होता रहता है, वो स्टेटमेंट रन होता रहता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी लैंग्वेज में किस संख्या को असत्य माना जाता है, ठीक है। जो हमारा सी लैंग्वेज होता है उसमें किस नंबर को हम फॉल्स मानते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स, ठीक है। तो हम किस जो नंबर है उसको फॉल्स से डिनोट करते हैं, तो हमारा जो जीरो होता है उसको हम फॉल्स से मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है, वो इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन के लिए, सी भाषा में किस संख्या को सत्य माना जाता है। अब आपको तो पता चल गया कि जीरो को हम लोग फॉल्स मानते हैं, तो हम लोग किसको सत्य मानते हैं, मतलब किसको सही मानते हैं, किसको ट्रू मानते हैं। तो आप सभी को पता है जीरो और वन दो होते हैं, वन को हम लोग ट्रू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो हमारा जीरो होता है उसको हम लोग फॉल्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, इसका आप लोग यूज़ करोगे प्रोग्राम में, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प भी मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए इसका आपको पता होना चाहिए। एक या एक से अधिक जब स्टेटमेंट हो के ब्लॉक को दोहराने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब अगर कोई ब्लॉक है उसको एक से अधिक बार अगर हमको चलाना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा इसका आंसर, मैंने एक एक टॉपिक इसलिए आपको बताया था। इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि एक ब्लॉक को एक से ज़्यादा बार अगर हमको रन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे वो हमारा रन होता रहता है बार बार। सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के लूप होते हैं, चलिए इसका भी ऑप्शन आप सभी को आंसर पता है, ड्रॉप कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट करिए, जो भी आपको आंसर पता है जल्दी जल्दी ड्रॉप करिए, नहीं पता है तो भी ड्रॉप करिए, जिससे पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं। 3 प्रकार के लूप होते हैं, आप सभी को पता है ऑलरेडी, ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 प्रकार के लूप होते हैं। कॉन्सेप्ट आपको इसका टॉपिक ऑलरेडी समझाया है। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन प्रक्रिया कितनी बार होती है, ठीक है। तो कितनी बार होती है, एक बार ही होती है, ठीक है। ब्रेक कथन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। ब्रेक कथन का उपयोग, ब्रेक स्टेटमेंट में मैंने बताया था, ब्रेक जो स्टेटमेंट मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि इसका हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। तो किस लिए करते हैं इसका यूज़, आप सभी को पता होगा, लूप से बाहर आने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है अबाउट हमारे बहुविकल्पी प्रश्न की, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट में, किस कथन को ब्रेक कथन का उपयोग
किया जाता है, ठीक है, मतलब किस कथन में ब्रेक स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक का हम इस हर जगह यूज करते हैं, हर स्टेटमेंट में यूज करते हैं, इफ में भी करते हैं, फॉर में भी करते हैं, एंड उसके बाद यूनियन में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इतने थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि एक एक नंबर के लिए आपको पूछे जाते हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था, जो यहाँ पे देख रहे हो ना, कॉन्टिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये तीनों पढ़ाया था ऑलरेडी। तो इन सब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, उसी में सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हुआ हूँ, ठीक है। और ये 2-2 नंबर में आपको हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो 2-2 नंबर में आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर में भी आ सकता है, जैसा आपका डिपेंडेंसी रहता है, क्वेश्चन का टाइप रहेगा, उसी नंबर से नंबरिंग रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण कथन हिंदी में इसको बोलते हैं। सी में उपलब्ध कंट्रोल स्टेटमेंट का जो आपको बताना है, नाम लिखना है। इफ स्टेटमेंट के बारे में लिखना है। इफ स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा कथन का उपयोग कैसे किया जाता है, वो आपको बताना है। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपको समझाना है। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, वो आपको बताना है। लूपिंग से आप क्या समझते हैं, ये आपको लिखना है। सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के लूप होते हैं, उनको आपको बताना है। फॉर लूप का आपको डिफाइन करना है, और ब्रेक का यूज करना है, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम किस लिए करते हैं। और ये जो जितने टॉपिक हैं, उनका आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा? हर एक टॉपिक का मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन का, अगर आपने इस चैप्टर का कंप्लीट एक एक टॉपिक का लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो आपको 100% मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि इनका आंसर मिल जाएगा आपको। इनका आंसर तो अभी से कुछ चीज़ों का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद से इनका आंसर लिखेंगे और दिए गए नंबर पे सेंड करेंगे, जिससे मैं आपकी कॉपी को भी चेक करूंगा कि आपने सही आंसर लिखा है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ग्रुप में भी आपको भेज दिया जाएगा। और हाँ, एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो इसका 101% मैं बता रहा हूँ कि आपको आंसर मिल जाएगा टॉपिक्स में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 नंबर के लिए बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़े से बड़े रहते हैं क्वेश्चन, बट इनके भी आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कॉन्टिन्यूस जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसके बारे में, और स्विच स्टेटमेंट जो होता है उसका आपको यूज बताना है, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको विथ एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है नेक्स्ट की 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं को प्रिंट करने के लिए, फिर उसके बाद 1 से 100 के बीच में जो सम संख्या है उसको प्रिंट करने के लिए, सब प्रोग्राम है। तो 4-5 प्रोग्राम दे दिया है, जिससे आपका प्रोग्रामिंग का भी हो जाए। फिर यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप में आपको डिफरेंस बताना है। ब्रेक और कंटिन्यू में आपको डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो इतने थे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इनको मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, जिससे आप इसको नोट भी कर लें और इनका नोट्स भी बना लें, इसका क्वेश्चन आंसर भी तैयार कर लें। आई होप आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जाइएगा, ड्रॉप करिएगा, और 101% आपके सभी कमेंट्स का जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा और सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में आपको अपडेट दे दिया जाएगा ग्रुप में। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिससे उनकी भी स्टडी घर से रहकर हो सके, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।